यस 11th क्लास मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन में आज ढंग से सुनना इस बात को कि इसके बाद आपको क्या होमवर्क मिलता है, क्या सेल्फ स्टडी होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो पार्टिकल्स जो आर डिस्टेंस पर हों या बॉडी हो तो उनका सेंटर ऑफ मास लिया। सेंटर ऑफ मास पे मास तो पूरी बॉडी का ही होता है ना, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स से, विच इज G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो चुका था। दूसरी बात, Gme इज इक्वल टू GRe स्क्वायर इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, where this G is acceleration due to gravity at the surface of Earth। और G किस किस प्रकार से डिपेंड करता है ऊपर जाने पे, नीचे जाने पर। अगर हम अर्थ सरफेस से h एल्टीट्यूड पर की बात करें तो G इंटू 1 प्लस h अपॉन आर ई होल स्क्वायर। जैसे h बढ़ेगा G डैश कम होता चल जाएगा। और अंतिम मेरा भाग था जो पिछली वीडियो का भाग पोर्शन था, इफेक्ट ऑफ डेप्थ एट डेप्थ h, G डैश इज G इंटू 1 माइनस h अपॉन आर ई। जितना अंदर जाओगे h बढ़ेगा, यानी कि माइनस होने वाला परसेंट ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा माइनस होगा G उतना ही कम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में एक तो G के ऊपर अंतिम भाग, अर्थ के घूमने का प्रभाव क्या पड़ता है G पे, और G से संबंधित सारी बातें, और इस फॉर्मूले, खास तौर पे इस फॉर्मूले, इसकी तो हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, और आपका एल्टीट्यूड फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, और जो आज एक फॉर्मूला आने वाला है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ या इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स। आपकी बुक में पता चल जाता है कि इस फॉर्मूले से डिपेंड न्यूमेरिकल्स हैं। खास तौर पे इससे आएंगे बहुत ज़्यादा, पहले वाले से। इस वीडियो को देखते ही रफ नोट्स जो वीडियो देखते देखते बनते हैं, उसको फेयर करने के बाद इमीडिएट तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, और उस पर बेस न्यूमेरिकल्स भयंकर अंदाज में शुरू कर दो, भयंकर अंदाज में। नहीं करोगे तो बच्चों, वक्त आपका इंतजार नहीं देख रहा, वो तो चल रहा है। अब आपकी इच्छा है, ठीक है, वक्त के साथ ही चलोगे भयंकर सेल्फ स्टडी करते हुए, या आपका मन नहीं कर रहा है तो वक्त नहीं मानेगा कि साहब भाई साहब का मन नहीं कर रहा है तो मैं रुक जाता हूँ, वो नहीं रुकेगा। बाकी आपकी इच्छा है। पर जब तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो तब तक होमवर्क डालना तो कंपलसरी है। अब सेल्फ स्टडी में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या सेल्फ स्टडी आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा हुआ है, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आज की जी पे इफेक्ट वाली लेक्चर, इट्स ओनली रिवाइज टिल लास्ट वीडियो। देखिए, हेड डालिए, इफेक्ट ऑन G स्मॉल g ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। और इसमें देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, एंड me is the total mass of earth, so full limiter is constant। G RE के ऊपर डिपेंड,
पूरी तरह से हम इसको एक गोला मान लें, बिल्कुल आरी रेडियस का, तो ठीक है, आरी कांस्टेंट है एवरीवेयर, सरफेस है हर जगह पे। परंतु बच्चों सोचें, आप किसी गोले को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि यहाँ से घुमाओगे तो गोला घूमना शुरू हो जाएगा, और घुमाते चल जाएं, और उसके ऊपर, उस गोले के ऊपर कुछ चिपका दे हल्का हल्का सा, कोई भी छोटा मोटा ऑब्जेक्ट हल्का सा गोंद लगा के चिपका दिए चारों तरफ से, जैसे कि हम चिपके हुए हैं अर्थ से। बिल्डिंग्स, पत्थर, पेड़ तो खैर गड़े हुए हैं, बिल्डिंग्स भी चलो गड़ी हुई है, नींव भरते हैं ना उसकी, जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं ऊपर, गाड़ियाँ एटसेट्रा, हम सबसे बड़ा तो हम, इसी तरह से हमने ये मॉडल बनाया, कुछ चिपका दिया उस गोले के ऊपर और घुमाना शुरू करा, घूमना शुरू हो गया। उसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आप वो जो चिपके हुए थे कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, क्या महसूस करोगे? ज़रूरत नहीं कि आपको गोला बना के कुछ अरेंजमेंट करोगे और घुमाओगे, जब भी देखोगे क्या हो रहा है। इतना तो आपका एक स्वाभाविक दिमाग काम कर सकता है कि वे छिटक छिटक के दूर गिरेंगे, छिटक छिटक कर दूर गिरेंगे। बहुत है, इतना समझना बहुत है। हम भी अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ घूम रही है, तो हम भी छिटक के दूर गिरने को तैयार हैं, पर अर्थ का ग्रेविटेशन ने हमें रोका हुआ है, खींचा हुआ है। वो छिटक के दूर फेंकने की जो ताकत है वो कुछ कम होगी ग्रेविटेशन फोर्स से, पर उसने हमारे फोर्स को कैंसिल ना करके, चलो कम तो ही क्या ही है कुछ, हमारे वेट को जिस फोर्स से अर्थ हमें खींच रही है, ग्रेविटेशन फोर्स खींच रही है, कैपिटल G इंटू M, मास का इंटू M हमारा अपॉन R स्क्वायर रेडियस, इससे तो हमें खींच रही है। पर अर्थ के घूमने के कारण एक छिटकाव भी तो हो रहा है दूर की तरफ। एक फोर्स इस ग्रेविटेशन फोर्स के ऑपोजिट तो काम कर रहा है, तो नेट फोर्स तो कम हो गया, यानी कि वेट कम हो गया। और वेट होता है m इंटू जी, m नहीं हो सकता कम, यानी कि स्मॉल g कम हो गया, यानी रोटेशन का प्रभाव पड़ता है g पे, g को कम कर देता है। अब रोटेशन प्रभाव से स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ी करेक्शन कर लेना, जो आपने हैंड डाली शेप ऑफ अर्थ ये ना डालिए, ठीक है। लिखिए कि यहां से अच्छा रहेगा, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। साथ साथ इसको इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन, उसे कितना एंगल बनाते हुए कोई शहर है, दिस एंगल इज लैटिट्यूड। प्रभाव तो पड़ना है। वो जब भी आपने गोला घुमाया जोर जोर से और ऑब्जेक्ट चिपकाए जगह जगह, प्यारे बच्चों कुछ तो इक्वेटर लाइन में चिपकाए होंगे, कुछ ऊपर नीचे चिपकाए होंगे, कुछ पोल पे, तो भैया पोल वाले तो घूमते रहेंगे, वो क्यों छिटकेंगे? थोड़ा हटेंगे तो छिटकने की बारी आएगी, और इक्वेटर लाइन वाले सबसे ज़्यादा छिटकेंगे, यानी कि लैटिट्यूड का प्रभाव तो पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। वो लैटिट्यूड अगर 0 है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और ये लैटिट्यूड अगर 90 है वो तो अपनी जगह घूमता रहेगा बस एक्सिस पे, वो क्यों छिटकेगा? वहाँ जी सबसे ज़्यादा होगा, क्यों कुछ भी छिटकाव नहीं होने का, और इक्वेटर लाइन पे छिटक के जो दूर गिरने की प्रवृत्ति है सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए लैटिट्यूड का प्रभाव तो पड़ेगा, ठीक है। या तो इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड या इफेक्ट ऑफ रोटेशन, बात एक ही है, हर एक वर्ड्स अलग अलग हैं,
ये पोजीशन को शो कर रहा है, रोटेशन को, पर रोटेशन के कारण एल्टीट्यूड कितने पे है इससे फर्क पड़ेगा। रोटेशन पर प्रभाव पड़ रहा है, हाँ रोटेशन का प्रभाव पड़ रहा है किस पे, उस शहर पे। कितना लैटिट्यूड है उसका, ओके लैटिट्यूड 0 के आसपास है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है रोटेशन का, और लैटिट्यूड 90 के आसपास है तो बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है रोटेशन का। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन और इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड इस जगह पे कंबाइंड हो रहा है। यस, हेडिंग डालने के बाद let m is the mass and r is the radius of earth, and considering a body of mass m placed on earth's surface at latitude lambda, this is equator line, ठीक है। जब अर्थ घूम रही है तो ये थोड़ी आर रेडियस में घूम रहा है, आर रेडियस में ये वाला ऑब्जेक्ट घूम रहा है। जब अर्थ ऐसे घूम रही है, ओमेगा मान लीजिए, ओमेगा फिक्स है, 24 घंटे में पूरा चक्कर काट लेती है तो फिक्स हो गया ना। तो ये अर्थ के रोटेशन के साथ साथ ये पार्टिकल कौन सा सर्कुलर पाथ एक्वायर कर रहा है, सोच सकते हो उसका अपना इंडिविजुअल, इसमें घूम रहा है। बोले ये तो पीछे चल जाएगा अर्थ के, ये में दिखाई देगा आगे का, पीछे चल जाएगा। अर्थ यूं घूम रही है, वो एम मास की बॉडी अपने चक्कर में यूं काट रही है, इसकी रेडियस निकाल सकते हो। ये लैम्डा तो ये भी लैम्डा ही होगा, रेडियस आर ही है, ये लैम्डा है तो आर ई कॉस लैम्डा, दिस इज आर ई कॉस लैम्डा। अगर अर्थ आर ई रेडियस वाली अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो वो बॉडी जिसका मास m है और जो लैटिट्यूड लैम्डा पर है वो आर ई कॉस लैम्डा रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चक्कर काट रही है। जब चक्कर काट रही है तो छटक के दूर गिरने की कोशिश करेगी, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, और इसका ऑपोजिट जिससे बाहर गिरता हो ऑब्जेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूं चक्कर काट रहा है, यूं गिरेगा ऐसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है। तो आपका ये डायग्राम बनेगा और जो बकवास लिखनी शुरू करोगे, लेट m is the radius and m is the mass and r is the radius of earth, it rotates about its axis with constant angular velocity omega, considering a body of mass m placed on earth's surface at latitude lambda, okay, as shown होता, कुछ हम भूल गए तो भैया देख लो, चित्र में दिखाई दे रहा है सब। Then centrifugal force on this body, Fc is equal to mv square upon r, या mr ओमेगा स्क्वायर। m r किस रेडियस से चक्कर काट रहा है, r cos लैम्डा, mr ओमेगा स्क्वायर। याद करो, रोटेशन मोशन में लीनियर वेलोसिटी हो सकती है अलग अलग, पर एंगुलर वेलोसिटी सबकी जैसी होगी, लिहाजा इसकी भी होगी। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इससे वो ऐसे में गिरना चाहेगा, पर अगर हम इक्वेटर लाइन की बात करते हैं तो ठीक है, अर्थ जिस फोर्स से खींच रही है उसमें से सेंट्रीफ्यूगल माइनस हो जाएगा, पर तो लैटिट्यूड में अर्थ यहां खींचिए सेंटर की तरफ, ये है इसका वेट mg, इसमें से माइनस हो रहा, टेढ़ा हो रहा है। वेट पे कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके ऑपोजिट, अरे ये तो लैम्डा हुआ ना। mg में से fc माइनस नहीं कर सकते, fc का cos लैम्डा ही माइनस होगा,
ठीक है, इसलिए इफेक्टिव या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश, या इफेक्टिव वेट लिखिए, इफेक्टिव वेट ड्यू टू ग्रेविटी एम होता तो एम जी है ना, तो एम जी डैश हो जाएगा कि परिवर्तन केवल जी पे हुआ हो। कैसे? एम जी तो था ही, इसमें माइनस क्या हो जाएगा? पूरा सेंट्रीफ्यूगल नहीं, इसका कॉस लैम्डा पार्ट। ठीक है, घुमाव के कारण ये वेट हो जाएगा उसका। फिर याद दिलाता हूं, अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, ये उसका वेट है, परंतु अर्थ के रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है छिटकाव वाला। इस वक्त एक कंपोनेंट ही काम कर रहा है वेट के ऑपोजिट। ये अब नया वेट उसका घूमने के कारण बचेगा, वो हम निकाल रहे हैं। एम जी माइनस एफ से निकाल चुके थे, एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और एक और कॉस लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा। एम कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, सो जी डैश इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिख रहा है और ये सुपर दिख रहा है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो प्रैक्टिकल तथ्य, इसे वेरीफाई कर लो। मैंने कहा था इक्वेटर लाइन पर सबसे ज्यादा छिटकाव उससे बाहर गिरने की कोशिश करेगा, लैम्डा जीरो। आप इस बात को लिखेंगे, उस तरफ जगह बच रही है। देखो हेडिंग की जरूरत तो नहीं है। एट इक्वेटर लैम्डा इज जीरो, और लैम्डा जीरो होते कॉस वन, कॉस जीरो इज वन, और कॉस लैम्डा इज वन इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम माइनस जी डैश बिकम्स मिनिमम। एट पोल्स लैम्डा इज 90 प्लस माइनस, प्लस 90 और माइनस 90 पहले स्क्वायर। वैसे भी कॉस के अंदर प्लस माइनस आ जाने से प्लस ही बन जाता है, वो पहले स्क्वायर भी है। और 90 होते ही जीरो, कॉस 90 जीरो, नथिंग माइनस, कुछ माइनस नहीं होगा, पूरा पूरा बचा रहेगा, यानी मैक्सिमम। जी डैश बिकम्स मैक्सिमम। ये कारण पड़ता है रोटेशन का कि इफेक्टिव जी जो बचता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा पोल पे है, और कम होते होते सबसे कम इक्वेटर लाइन पे हो जाता है। याद करें कि मैंने शेप लिखवा के एकदम कटवा दिया कि ये लिख लो पहले, उसमें आपके कई सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। और ऑनलाइन में तो भैया मुझे ये भी दिक्कत हो रही है कि आपके पास क्वेश्चन क्रिएट होने पर आप पूछ ही नहीं रहे हो, होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चन से क्या ही पूछते। पर आप में 2-4 बच्चे जो सिंसियर हैं, पढ़ाई को लेके बहुत चिंतित हैं और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनमें मन में ज़रूर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता। मैं मेरे से कॉल भी करते, सर ये क्या कह दिया आपने, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी कारण पहले ये करवा दिया मैंने। अब आपको ये तो पता चल गया कि रोटेशन के कारण जी सबसे ज़्यादा पोल्स पे है। प्यारे बच्चों, इक्वल मासेस के पत्थर या कुछ भी ऑब्जेक्ट्स इक्वेटर पर भी हैं, पोल्स पर भी हैं, मासेस सेम, परंतु पोल्स पे आज आपने देखा जी सबसे ज़्यादा है, तो उन बॉडीज़ का जिनका मास वही जो इक्वेटर पे है, वेट ज़्यादा हो गया स्मॉल जी ज़्यादा होने के कारण। यानी ऑब्जेक्ट्स जो पोल्स पर हैं ज़्यादा भारी हैं, इक्वेटर पे हैं उतने ही मास के कम भारी हैं।
एक ऐसी बॉल जिसके पोल्स पे आप ज़्यादा वेट वाले ऑब्जेक्ट रखें तो क्या होगा? इट बिकम्स फ्लैटन ऑन इट्स सरफेस। ओके, इतना लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, वाई आवर अर्थ इज फ्लैटन ऑन इट्स पोल्स। तुरंत पॉज करके लिख दो, तुरंत लिख दो। फिर लिखिए आंसर, और आंसर सुन लें और एकदम पॉज करके लिख देना। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड लैम्डा इज, ये ठीक है। एंड हेंस इट इज क्लियर, फिर ये लिख दो एट इक्वेटर दिस एंड पोल्स दिस। सो at poles, objects are, the weight of objects are larger than weight of equal masses at equator. So additional force is acting on its poles. This is why our earth is flattened on its poles. और अच्छी तरह सुन के लिखना अपनी भाषा, नहीं मैं बोल रहा हूँ तुम लिख रहे हो, और सुन लो और समझो, अपनी बुद्धि दौड़ाओ। जब कंफर्म हो जाए तो अपनी बुद्धि भी दौड़ती है, और लिख डालो, ठीक है। और भैया अब लिख दो इफेक्ट ऑफ शेप। अब लिखिए इफेक्ट ऑन जी स्मॉल जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। We have G is equal to GME upon RE square। पोल पे R सबसे ज़्यादा है, और सॉरी इक्वेटर पे, और पोल पर सबसे कम है। कम होते 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 सबसे कम, और जहाँ सबसे कम है वहाँ G सबसे ज़्यादा हो ही जाएगा, ठीक है जी। इस कारण से घूमने से जी ज़्यादा हो गया ऊपर, और ऊपर जी ज़्यादा हो जाने से आर कम हो गया, और आर के कम हो जाने से जी और ज़्यादा हो गया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। इक्वेटर से लेके पोल तक जाते जाते लगभग 21 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑन जी स्मॉल जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। इसमें क्या लिखेंगे? Our earth is flattened on its poles. So, according to formula G equal to Gm upon R square. At poles, R is maximum, so G is minimum. And at poles, R is minimum, so G becomes maximum. ये प्रभाव पड़ेगा। और प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद आपके रास्ते खुलते हैं न्यूमेरिकल्स के। प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन पूरा करा दूँ तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे फिर। अब तक के जो मैंने इस वीडियो के शुरू में ही एरो बना के 2-3 फॉर्मूले पिछली वीडियो तक के, और आज का ये रोटेशन फॉर्मूला, रोटेशन का इफेक्ट, इसको जान के इफेक्ट ऑफ जी वाले न्यूमेरिकल्स और सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले न्यूमेरिकल्स शुरू कर दें। 2 पार्टिकल्स 2 बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स, जब इसको करना शुरू, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए, करना शुरू कर दोगे तो फिर ऐसे होना शुरू हो जाएगा कि इस बॉडी और इस रॉड के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो फिर आप इसका कोई पार्ट ले लोगे, उसके इसके बीच में फोर्स निकाल दोगे, और फिर इंटीग्रेशन करके ये वाला पार्ट कितना लगाता है, ये वाला पार्ट कितना लगाता है, इस तरह से पूरी बॉडी कितना इस पर फोर्स है, आराम से निकल जाएगा। पर इस लेवल तक आपको स्वयं पहुंचना है। अगर मैंने दूर की मंजिल आपको दिखा दी है और ये भी कह दी यहाँ से रास्ता जा रहा है, तो एक एक पैड़ी आप चढ़ोगे,
ये नहीं सर सीधा वही करा दो और वो मैंने करा दिया, ये तुम्हारे समझ में नहीं आया सर ने क्या क्या कर दिया। अरे आप चढ़े ही कब थे तो समझ में आ जाएगा। बेसिक स्टार्ट। और एक बात और सुन लें, हो सकता है आपके भयंकर काम आ जाए। आप में से इस जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अभी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने नहीं किया है, यानी कि सारे बच्चे सेम लेवल पे हो। कौन इससे ऊपर उठेगा कौन नीचे रह जाएगा ये आप सबके ऊपर डिपेंड है। अभी कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, अभी कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन अभी किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया है कि कर डालो और ये सोचते रहो कि इस बैच के दूसरे बच्चे हमारे से ऊपर निकल सकते हैं और अभी हमारे पास आगे निकलना वक्त है। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। जय हिंद।